हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे चुनाव राजनीति। ठीक है, तो जो चुनावी राजनीति है इसके बारे में हम अपने पहले पार्ट में कुछ इसके इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको समझ चुके हैं। अब ये चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या होता है, चुनाव क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या चुनाव कराना ज़रूरी है या नहीं है, ये सारी बातें हम समझेंगे। क्योंकि कोई भी काम होता है तो उसका कोई ना कोई मेन पर्पज होता है। ठीक है, अदरवाइज ऐसे ही टाइम खराब के लिए कोई काम नहीं किया जाता है। तो जब कुछ उसका पर्पज होता है तो क्या होता है, ये बात भी जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यदि हम बात करें सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की, तो कि इसके अंतर्गत हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इस लेसन के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो इसमें बताया गया है कि अध्याय 2 में हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए यह ना तो संभव है ना ही जरूरी कि लोग सीधे शासन करें। ठीक है, यानी कि क्या हमने चैप्टर सेकंड में देखा है कि लोकतंत्र में ना तो यह संभव है कि क्या हो कि जो भी हमारा, यदि हम बात करते हैं कि लोकतंत्र के लिए ना तो संभव है ना ही जरूरी है कि लोग सीधे शासन करें। ठीक है, कि बिल्कुल आप सीधे तरीके से जाके शासन करो। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का है। यानी कि अभी जिस टाइम में हम सभी, आप सभी रह रहे हैं, तो कौन सा दौर चल रहा है कि यानी हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वही हमारा जो भी शासन व्यवस्था होती है उसको संभालते हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है कि इस अध्याय में हम देखेंगे कि किसी लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है। ठीक है, हमने कह दिया कि हम अपने जो भी शासन व्यवस्था में चलाने वाले व्यक्ति होते हैं वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, लोगों के द्वारा चुने हुए होते हैं। लेकिन किस तरीके से चुने हुए होते हैं ये भी तो कहना जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और समझना भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि किसी लोकतंत्र में प्रतिनिधि का चुनाव कैसे होता है, हम शुरुआत यह समझने से करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है। ठीक है, यानी कि अभी ये जो हम पहले ही पढ़ते हैं इसमें रहता है कि हमको इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया कि हम पढ़ेंगे कि चुनाव क्यों जरूरी है और उपयोगी है। ठीक है, हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिद्वंदिता किस तरह लोगों को लाभ पहुंचाती है। फिर हम यह सवाल उठाएंगे कि किन किन चीज़ों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है। इसी के सहारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव का अंतर समझ पाएंगे। ठीक है, यानी कि क्या बात की गई कि इसी के सहारे हम क्या करेंगे कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बारे में समझ पाएंगे। और हमने देखा भी था कि किसी भी देश को यदि हम एक लोकतांत्रिक कंट्री कह रहे हैं, दैट मीन्स डेमोक्रेसी कंट्री कह रहे हैं, तो उसके पीछे कोई रीजन होता है। ठीक है, काफ़ी बड़ा रीजन होता है। सिर्फ इस आधार पे नहीं कह सकते कि वहाँ पे इलेक्शन के द्वारा शासन व्यवस्था में जो भी व्यक्ति रहते हैं तो काम करते हैं तो ये एक लोकतांत्रिक देश है, ऐसा नहीं कह सकते हम। क्योंकि हम देखते थे कि अदर जो मेंबर थे वो तो इलेक्टेड थे, लेकिन जो जिसके हाथों में मेन पावर था तो कुछ ऐसी कंट्रियां थी जहां की वो इलेक्टेड मेंबर थे ही नहीं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है कि हम कैसे कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेसी कंट्री है, विकास जहाँ पे मतलब पूरा जो सत्ता है, जो भी पावर है, ठीक है, आप हेड कहे जाते हो और आपके हाथों में है, आपको जनता बिल्कुल नहीं जानती, ना पहचानती है, ना चाहती है कि आप रहो, फिर काहे की लोकतांत्रिक व्यवस्था। ठीक है, तो इस लोकतांत्रिक का मतलब हमने उसकी जो फीचर्स थे, उसकी विशेषताएं थी, उसमें हमने बात की थी कि क्या क्या होना चाहिए एक लोकतांत्रिक देश में। तो मुझे नहीं लगता जिन्होंने भी वो जो हमारे चैप्टर हैं इसके पहले के 9th क्लास के ही अच्छे से फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी हैं आप लोग समझे होंगे, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो सकती। फर्स्ट और सेकंड तो यदि जिन्होंने भी समझा है उनको लोकतंत्र, कोई भी देश लोकतंत्र है या नहीं है या किस आधार पे हम कह सकते हैं, ये बात आप बहुत ही क्लियरली समझ चुके होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम लिया है उसको समझाने में और आई होप कि आप सभी समझ भी गए होंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कि अध्याय से बाकी हिस्से में हम इन्हीं पैमानों के आधार पर भारत में हुए चुनावों का मूल्यांकन करेंगे। इस क्रम में हम चुनाव के प्रत्येक चरण यानी कि विभिन्न चुनाव क्षेत्रों
के सीमा निर्धारण से लेकर चुनाव परिणामों की घोषणा तक पर नज़र डालेंगे, यानी कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक। ठीक है, कि जैसे चुनाव और जिस तरीके से होता है, देन उसके बाद फाइनल है कि रिजल्ट ही आता है। ठीक है, मतलब सब कुछ सारी प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद तो फिर सत्ता पे आ ही जाते हैं। तो यहाँ तक की सारी बातें हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे क्या कैसे होता है। और हर चरण में हम यह सवाल पूछेंगे कि क्या, यानी कि जो भी राइटर हैं वो इसमें बात कर रहे हैं कि हम ये सवाल पूछेंगे कि क्या होना चाहिए और प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि हम आपकी राय भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप भी अपना मत दीजिए कि क्या होना चाहिए और क्या होता है, क्योंकि इसमें और ये लिखने का मतलब क्या है और एनसीईआरटी में जो सवाल पूछे जाते हैं उसका मतलब क्या है कि आप किसी को भी परफेक्ट मानिए ही मत। ठीक है, यानी कि आप, यदि हम पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने भी लिखे हैं तो वो हाँ ये है कि बहुत मतलब विद्वान है, उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन हाँ उसमें कुछ पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा भी होना चाहिए था तो बिल्कुल आप कर सकते हो बेझिझक, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो या आपकी बातों की मान्यता नहीं होगी। यदि आपके बातों में कुछ तथ्य है या कुछ आपकी बातों में दम है तो मान्यता आपकी बातों को भी जरूर मिलेगी, उतनी ही जितनी कि इनकी बातों को है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें पूछा गया है कि यानी कि हम आपसे क्वेश्चन करेंगे कि क्या आप, यानी कि जो हम बता रहे हैं ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में कि प्रत्यक्ष चुनाव होता है तो क्यों होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो सारी बातें। अध्याय के आखिर में हम इस सवाल पर विचार करेंगे कि भारत में हुए चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से हुए हैं या नहीं। यहाँ हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी विचार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की गई है, चुनाव आयोग, मैंने कल भी आपसे बात की थी चुनाव आयोग के बारे में कि आचार संहिता लगाया जाता है, चुनाव आयोग के द्वारा काफ़ी सारी गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, बट उनका क्या मतलब कि शांतिपूर्ण ढंग से हमारा जो चुनाव है वो संपन्न हो सके। ठीक है, और उसको हम देखेंगे भी कि क्या मतलब जो चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, क्या सच में कुछ ऐसा नियम का फॉलो किया जाता है या नहीं किया जाता है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो इसमें है कि चुनाव क्यों। ठीक है, तो चुनाव क्यों के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले हम ये कहानी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद ही चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव, हरियाणा आपको पता है कि एक हमारा स्टेट है और यहाँ के विधानसभा का चुनाव जो है, और हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो अब इसमें क्या बात की जा रही है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आधी रात के बाद का समय, उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है, यानी कि आधी रात के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे रात का टाइम चल रहा है, बहुत सारी भीड़ जमा हुई है शहर के चौराहे के पास और 5 घंटे से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस, जो भी वहाँ के लीडर है, बस अब आने वाले ही हैं। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद में उठ खड़े होते, उन्हें लगता कि हमारे नेता आ गए हैं। ठीक है, यह नेता है श्री देवीलाल, हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख, जो गुरुवार की उस रात करनाल में भाषण देने आने वाले हैं। ठीक है, 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा भी क्या है, फुर्सत नहीं है। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता है। आज सुबह से उन्होंने 9वीं चुनावी सभाओं में भाषण दिया है। पिछले 23 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये समझ में आया होगा इतना कहानी पढ़ने के बाद कि आप हरियाणा का ही हो या कहीं का भी हो, जब चुनाव होने वाले होते हैं उससे पहले आप देखते हो कि अभी बिहार का इलेक्शन हुआ, बिल्कुल प्रेजेंट टाइम का है, अभी और इलेक्शन होने वाले हैं अदर स्टेटों में। ठीक है, बिहार का इलेक्शन हुआ, नीतीश जी क्या कर रहे थे, लगातार अपना स्पीच दे रहे थे हर एक अलग अलग जगह पे जाके। ठीक है, मोदी जी ने अपने स्पीच दिए,
और आपको पता है कि मोदी जी भी बिहार के इलेक्शन के बारे में अपना अच्छा खासा स्पीच जो भी था सुनाए हैं, और उसमें काफ़ी बातें जो थी मतलब ऐसा लग रहा था कि ये बातें नहीं बोलनी चाहिए थी इनको, तो वो भी बोल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये भी नेताजी थे। अब ऑब्वियस है कि आपको पता होना चाहिए चुनाव के बारे में कि जो लीडर खड़ा हो रहा चुनाव में, ठीक है, जैसे आपके इलाके से कोई एक सांसद के लिए खड़ा हो रहा, पार्षद के लिए खड़ा हो रहा, जो भी है एमपी एमएलए के लिए, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ हम उससे वोट दे रहे हैं? नहीं, हम उस व्यक्ति को वोट नहीं दे रहे, ऊपर की उसकी भी और पार्टियां जो हैं वहां तक उसका इफेक्ट जाता है। हम 7th क्लास की एनसीईआरटी में स्टेट के इलेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, यदि आपको याद हो तो थोड़ा आज आप ये भी कंसेप्ट समझ लीजिए कि जैसे सपोज आप यहाँ पे किसी कांग्रेस के जो भी लीडर हैं आपके इलाके से, ठीक है, जैसे आप गांव में रह रहे हो, नगर पालिका में रह रहे हो, कस्बे में रह रहे हो, जहाँ भी रह रहे हो, उस इलाके में आपके जो भी एमपी एमएलए बनाए जाएंगे, उन जब वो बनाए जाते हैं हर एक विधानसभा से, आपको पता होगा विधानसभा विकासखंड, तो हर एक विधानसभा से क्या होता है कि एक व्यक्ति चुना जाता है। और एक स्टेट में आपको पता होनी चाहिए कि मतलब एक से ज़्यादा दैट मीन्स कि 10 20 25 50 60 68 हर एक स्टेट की अलग अलग होती है, इसलिए मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती हूँ कि क्या होता है, ठीक है। कि मतलब किसी भी स्टेट में यदि 50 हो गए तो किसी में 68 हो गए, किसी में जनसंख्या के हिसाब से विधानसभाएं बनाई जाती हैं। तो जहाँ जैसी जनसंख्या होगी उस हिसाब से कि कितनी मतलब हर एक 10 लाख पे एक व्यक्ति को चुना जाता है, ठीक है। उस हिसाब से आप लगा लीजिए कि जैसे मान लो यूपी है, यूपी में ज़्यादा जनसंख्या, ठीक है, हो सकता है कि यूपी में 70+ विधानसभाएं हों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो विधानसभाएं, अब वहाँ से जो भी सांसद पार्षद चुने जा रहे हैं, तो अब वो सिर्फ उम्मीदवार हैं एक, ठीक है। यहाँ जनता के प्रतिनिधि तो हैं ही, लेकिन जो भी पार्टियां बनाई गई, मैंने आपको बोला भी था कि पार्टियों के बारे में आप सर्च कर लीजिएगा कितनी पार्टियां इंडिया में, जो पार्टियां जैसे कांग्रेस की पार्टी हो गई, बीजेपी की पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये जो पार्टियां हैं, ठीक है, तो अब इनके प्रतिनिधि वो व्यक्ति होते हैं जो हमारे इलाके के सांसद या पार्षद बनते हैं। अब उनके बाद क्या होता है कि ये व्यक्ति हुए, इन व्यक्तियों के द्वारा विधानसभा में हम अपने सीएम को नहीं चुनते हैं डायरेक्ट रूप से। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, जो भी हमारे सीएम होते हैं उनको हम डायरेक्ट रूप से ना चुन के हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं में से किसी मतलब किस एक व्यक्ति को सीएम बनाया जाता है, दूसरे व्यक्ति को कोई और मंत्रालय दिया जाता है, तीसरे व्यक्ति को कोई और मंत्रालय दिया जाता है। जैसे हमारे सेंटर में कैबिनेट होता है वैसे हमारे स्टेट में भी कैबिनेट होता है, ठीक है। अब उसके बाद भी क्या होता है कि जब हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी बनाए जाते हैं तो वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ होता है, हम डायरेक्ट उनको वोट नहीं करने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोचते होंगे कि यूपी में चुनाव हो रहा है तो मोदी जी के बोलने का क्या मतलब है? बिल्कुल उनका मतलब, क्योंकि उनके पार्टी का यदि लीडर जीतेगा तभी वो मेजोरिटी उनके हाथ में रहेगी, तभी वो सत्ता में रहेंगे। अदरवाइज आप राजस्थान का देखे हैं, एमपी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल कि कांग्रेस की सत्ता आती है, कमलनाथ जी की सरकार आती है, मेजोरिटी अपनी साबित नहीं कर पाते वो, ठीक है। यानी कि उनका जो भी विधायक थे वो निकलने लगते हैं, क्योंकि विधायक के दम पे ही वो वहाँ पे सीएम थे। अब जब उनकी मेजोरिटी जाने लगती है तो अब ऐसे किसी और की मेजोरिटी आएगी, और जब वो जाते हैं तो फिर क्या होता है, उनकी सत्ता गिर जाती है, क्योंकि आप अपना बहुमत साबित करो, अदरवाइज आप यहाँ से रिजाइन दो। और यही एमपी में हुआ भी, राजस्थान में होते होते बच गया। सचिन पायलट जी जब निकल रहे थे तो गहलोत जी की सरकार जो थी गिरते गिरते बची है, ठीक है। यदि सचिन पायलट जी के साथ 5-10 यानी कि ज़्यादा मेंबर निकल जाते, कुछ ही निकले थे शायद 5-8 ऐसे ही कुछ था, लेकिन यदि उनके साथ ज़्यादा मेंबर जाते, कांग्रेस के ही मेंबर ज़्यादा चले जाते, तो क्या होता कि गहलोत जी की सरकार गिरना बिल्कुल तय था, जैसे कि एमपी में हुआ था, ठीक है। ये बहुत दिनों की बात नहीं, एमपी में अभी जो मतलब कि शिवराज सिंह चौहान जी हैं, तो वो अभी मतलब कमलनाथ जी के जाने के बाद आए हैं, उनको बनाया गया है, कोई उनका इलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये बात आई होप कि आप समझ रहे होंगे।
और थोड़ा प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एक बार आपके कॉन्सेप्ट जो है माइंड में बैठ गया तो ये चुनावी वाला फंडा भूलने वाला नहीं है आपको, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे नेताजी क्या कर रहे हैं, जो देवीलाल जी हैं, तो वो अपना जो भी स्पीच है दे रहे हैं। अब आई होप कि जो ये बात है आपको बिहार के इलेक्शन से, कि मोदी जी भी दे रहे थे, नीतीश जी भी दे रहे थे, और तपस्विनी, उनका क्या नाम था, शायद यही था, तो वो भी दे रही, तेजस्विनी, सॉरी तेजस्विनी था, तो वो भी दे रही थी। क्यों दे रहे थे, ये सत्ता पे देने की ज़रूरत क्या थी, वो इसीलिए दे रहे थे, ठीक है। हम अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे, ना कि किसी एक व्यक्ति का। पार्टी का मतलब है कि स्टेट में जितने भी विधानसभाएं हैं, जहाँ जहाँ से उनकी पार्टी के लीडर हैं, उन सभी को आप वोट दो, किसी एक को नहीं कि सिर्फ एक इलाके में जाके एक को कर रहे थे। वो अपनी पार्टी का, कि एनडीए को दो आप, या कांग्रेस को दो, या किसको दो। राहुल जी करते हैं तो क्या मतलब सिर्फ एक के लिए करते नहीं, वो पूरे स्टेट को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि जितनी भी विधानसभाएं हैं आप हमको वोट दे रहे हो, उनको नहीं। तो उस हिसाब से पब्लिक भी क्या करती है कि हमको सीएम किसको चाहिए, तो यदि वो सांसद चाहिए भी ना, फिर भी देते हैं कि हमको सीएम यही चाहिए, इसलिए हमको इसको जिताना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम अपने इसमें आते हैं। खैर ये बहुत अच्छा टॉपिक है, और यदि हम इसको पढ़ें तो काफ़ी अच्छे तरीके से टाइम भी लगने वाला है, और पूरा हम समझने भी वाले हैं, ठीक है। अब इसमें हम आते हैं कि यह हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनावों से जुड़ी एक अखबार की खबर है। राज्य में 1982 से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी, ठीक है। हालांकि पहले जब हमारा इंडिया स्वतंत्र हुआ था, उस टाइम पार्टी सिर्फ एक ही थी, कांग्रेस पार्टी ही थी। देन उसके बाद फिर एनडीए पार्टी आती है, भाजपा की पार्टी जो भी है, और उसके बाद फिर धीरे 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 कई सारी पार्टियां बनती है। लेकिन जिस टाइम हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम पार्टियां इतनी ज़्यादा नहीं थी, इतनी ज़्यादा क्या, एक दो भी नहीं थी, एक ही थी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया, और लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी थी, विपक्षी दल का एक नेता आता है, और वो अपनी पार्टी का नाम लोकदल नामक एक पार्टी का निर्माण किया गया, ठीक है। कई सारी पार्टियां हैं, स्टेट में है, सेंटर में, आप देखोगे, और आई होप कि आप लोगों ने सर्च भी किया होगा। तो क्योंकि ये मेरे लिए नहीं, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और मेरे लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ही नहीं, हम भी देश के नागरिक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब उन्होंने लोक दल नामक पार्टी बना ली, नई पार्टी का गठन किया। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीती तो वे किसानों और छोटे व्यापारियों के कर्ज माफ कर देंगे, ठीक है। अब ये लॉलीपॉप खिलाने लगे, जो हमेशा लोग करते हैं। तो इन्होंने भी कहा कि मतलब यदि हमारी पार्टी आती है सत्ता पे, हम क्या करेंगे, आपको मैंने आपको बताया था ना, पार्टी, जो पार्टी बनाते हैं और एक उम्मीदवार, इन सब का जो कनेक्शन है, थोड़ा आप समझिएगा क्या किस तरीके से है कि मोदी जी या नीतीश जी अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे, ना कि किसी एक व्यक्ति का, ठीक है। तो वहाँ पे आपके इलाके का, आपके उम्मीदवार जो होंगे वो अपना प्रचार करेंगे, लेकिन वो अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमारी पार्टी, यानी कि इनकी पार्टी जीतेगी, मेजोरिटी आएगी, तभी तो ये सीएम बनेंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि यदि क्या होता है, हमारी पार्टी का गठन होता है, जो भी है, तो हम किसानों के जो भी किसान हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनके हम कर्ज माफ़ कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इन्होंने थोड़ा सा लॉलीपॉप दिया। जैसे अभी जो इलेक्शन होने वाला था, जब अभी मोदी जी प्रधानमंत्री बने फिर से, तो राहुल गांधी जी ने बहुत सारे वादे किए थे। मैं मतलब इतने हज़ार रोजगार देंगे, इतने हज़ार किसानों को माफ़, मतलब कि किसानों का बिल माफ़ करेंगे, बिजली का जो भी किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, बिजली का बिल माफ़ करेंगे, पता नहीं क्या क्या, मतलब जो भी था देना चाहिए था, वो भी, जो नहीं देना चाहिए था वो भी, मतलब एक अच्छी खासी लंबी, जैसे महात्मा जी की 11 सूत्रीय मांग थी अंग्रेजों से, उसी तरीके से ठीक इनकी काफ़ी अच्छी लंबी खासी, पता नहीं वो कितने सूत्रों की क्या थी, लिस्ट थी, कि हम इतना इतना सब कुछ करेंगे, सत्ता में आ जाएंगे तो।
ठीक है। तो ये सारी बातें कही जाती हैं चुनाव में। अक्सर होता है आपके गांव में सरपंच का भी चुनाव होगा, तो वो यही कहेंगे कि हम तुम्हारे इलाके की, मतलब तुम्हारे आसपास की जो भी गांव है, कस्बा है, यहाँ की हम रोड अच्छी करवा देंगे, पानी की व्यवस्था, जो भी उनको मतलब लगता है कि हाँ ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है, ठीक है, इसको सुधारना चाहिए। लेकिन कोई सुधारते नहीं है, क्योंकि यदि एक बार सुधार दिए तो वो दोबारा किसका नाम लेके आपके पास वोट मांगने आएंगे कि हम ये भी अब अच्छा करवा देंगे, ठीक है। तो इसलिए बस ऐसे ही करते हैं कि एक बार यदि उसमें काम लगाते भी हैं तो चलो ठीक है, मतलब ऐसे ही चलता रहे, ज़्यादा बेहतर बने ना, ताकि हम कह सकें कि उसने ऐसा नहीं करवाया, हम ऐसा करवाएंगे, अगली बार तो आपका पक्का ही हो जाएगा, ये वाला तो हम बिल्कुल करवा के ही मानेंगे, ठीक है। तो चाहे वो रोड के लिए हो, आप देखते हो कि रोड बनाई जाती है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा ही बनाया जाता है कि दूसरे महीने ही रोड में अच्छे खासे खासे गड्ढे निकल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने अपना जो भी था वादा किया, उन्होंने वादा किया कि यही उनकी सरकार का पहला काम होगा। यानी कि इसमें क्या हुआ कि यही उनकी सरकार का पहला काम होगा। अब यहाँ पे बिहार का इलेक्शन आपको याद आ रहा होगा, बहुत आप लंबे मत चाहिए, जो भी हमारा यूपीएससी है, जो भी हमारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ आदिकाल का या प्राचीन समय का आपसे कुछ नहीं पूछा जाता। प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिए, सारी चीज़ें करंट अपडेट रहती हैं, चाहे पॉलिटी हो चाहे हिस्ट्री हो। हिस्ट्री में भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि हम बात करें, हमारे प्राचीन स्मारक हो गए, जो भी हैं अभी वो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है प्रेजेंट टाइम में, क्या कैसे हो रहा है, आ रहा वो हिस्ट्री में क्वेश्चन, लेकिन उसका वर्तमान समय में क्या कैसे हो रहा है, क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं। वो इससे हमको अवेयर रहना चाहिए, ठीक है। तो बहुत हमको लंबे में नहीं जाना है। हाँ, ये है कि एक बार हमको उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, तभी यदि हमको उसका इतिहास पता होगा तो हम वर्तमान समझ पाते हैं किसी भी इंसान का या किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे समझना तो ज़रूरी है, लेकिन आप ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी हमारा एक आंसर हो तो एक एकेडमिक नहीं, एक ऑफिसर वाला होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आप नीति निर्माता के रूप में जा रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो भी हम कॉलेज वगैरह में छाप देते हैं, ऐसा नहीं। एक हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव वाली अप्रोच होनी चाहिए और सोच होनी चाहिए कि हम इसमें क्या डाल सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपने तेजस्विनी जी का बिहार में जो था, तो वहाँ पे स्पीच उनका सुने होंगे, नीतीश जी का भी सुने होंगे। तो किसी ने कहा हम रोजगार दिलवा देंगे, ठीक है। हालाँकि हमेशा आपको मतलब क्या है, हम किस आधार पे वोट दें? आपको लगता है कौन-सा लीडर ऐसा नहीं है जो ये नहीं बोलता हम रोज़गार दिलवा देंगे? लेकिन क्यों लगातार मतलब आंकड़े आते हैं, जब आप वो जो भी नेशनल रिपोर्ट आती हैं, उनके आंकड़े देखेंगे तो लगातार वो तो घटता ही जा रहा, ठीक है? तो वहाँ पे मतलब रोज़गार कहाँ है? आप कह तो रहे हो हम रोज़गार दिलवा देंगे, कोई अब यहाँ पे आप एक बात समझो, ये लोग जो अपना लॉलीपॉप खिलाते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, मुँह में डाल के फिर खींचते हैं, यानी कि क्या है कि इन्होंने तो कह दिया कि हम रोज़गार दिलवा देंगे, और ऑब्वियस है कि जिन्होंने भी स्पीच लिए होंगे, आपने सुने होंगे यदि, तो अच्छा खासा होता है कि हाँ, हम इतने बिल्कुल हमारे ये पहला ही काम होगा, ठीक है? हमारी पहली प्रायोरिटी होगी कि हम आपको क्या करेंगे, पहले से पहले रोज़गार दिलवाएँगे। अरे यार, कोई सेक्टर तो होना चाहिए, कहाँ रोज़गार दिलवाओगे आप? पहले यदि हमारे देश की जो पब्लिक है, हम हैं, आप हैं, हमारा स्किल क्या है? एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए विद्यार्थी, वो भी हिंदी मीडियम के, गाँव के जो बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए, वो भी हिंदी मीडियम के, उनका स्किल जाता कहाँ तक है? ज़रा आप ये सोचिए। आप उनको कौन-सा रोज़गार दिलवाने की बात कर रहे हैं? यानी कि बस वो रोज़गार कोई उसका होना चाहिए ना, कि कोई इंडस्ट्री है, कहीं पे किस तरीके से आप कर रहे हो, कोई गवर्नमेंट में, तो आपके पास तो वैकेंसियाँ ही नहीं है। हैं भी तो आप भरना नहीं चाहते हो, तो फिर रोज़गार काहे का? और उसमें जो वैकेंसियाँ निकलती हैं, बहुत ही क्रीम जो होते हैं उनको ही लेते हो आप। लेकिन फिर भी वही है, हम रोज़गार दिलवा देंगे, रोज़गार हमें मिलता नहीं है, क्योंकि वो एजुकेशन हमारे पास नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। और जब तक एजुकेशन हमारा, अभी जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो आप यहाँ पे देखोगे कुछ बातें हैं जो कि मैं हालाँकि पहले भी ऐसा सोचा करती थी कि यार मतलब सब रोज़गार की बात करते हैं, बट हमारा स्किल ही वो नहीं है। हम कब तक दूसरों के नौकर बन के रहेंगे? हम कुछ अपने से भी कर सकते हैं, जैसे अदर कंट्रियों में होता है कि इन्होंने इसका आविष्कार कर दिया, इन्होंने उसका आविष्कार कर दिया, लेकिन कब? हमारे पास तो वो नॉलेज ही नहीं है, वो चीज़ें हमें कभी बताई नहीं गई, कभी हमको पता ही नहीं है क्या होता है, क्या नहीं होता है। बस वही अपना स्टेट का जो भी है थोड़ा बहुत पढ़ लो,
बस अपना नाम लिख लो, अपने गाँव का नाम जानते रहो, उसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। बुक पढ़ लो, ठीक है, कहीं जा रहे हो घूमोगे नहीं। इंग्लिश भी तो बेटर तरीके से आती नहीं है, तो क्या होगा, एजुकेशन लेवल हमारा जब इतना ख़राब है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? किसी भी सेक्टर में हो, ठीक है? आप बहुत बड़े-बड़े वादे करते हो, हम रोज़गार दे देंगे, लेकिन मूल जड़ जो है कि हमें रोज़गार मिलेगा कहाँ से? कोई भी बच्चा खुद से इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि वो रोज़गार के लिए तैयार हो जाए, लेकिन उसको रोज़गार कैसे मिलेगा? आप क्या दोगे? जब बच्चे का माइंड ही नहीं मतलब डेवलप है कि उसको क्या करना चाहिए। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको है ना कि एक उसमें मतलब जो भी हमारा इंडस्ट्री की बातें होंगी कराई जाएंगी, तो इसमें मोदी जी के द्वारा जो स्किल डेवलपमेंट का चलाया गया था, पीएमकेवाई का, तो वहाँ पे भी आपने देखा था कि ये चीज़ें मतलब अब की जा रही हैं, ठीक है? लेकिन अब भी की जा रही हैं, बट उसका कोई आप लोग यदि किए होंगे तो आपको पता ही होगा किस तरीके से की जा रही हैं। खैर, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम उसकी जड़ पे जाएँ कि हो क्या रहा है, लेकिन नहीं जाएँगे, कोई भी नेता नहीं जाएँगे। और आपको पता है क्यों नहीं जाएँगे? क्योंकि यदि वो गए तो दोबारा वो किसका नाम लेके कहेंगे कि हम ये करवा देंगे और ये सुधार करवाएँगे और आप लोग ऐसा करो। ठीक है? तो कहते तो बहुत बड़े-बड़े वादे हैं, अभी पूरा मैंने बताया ना कि जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें हम सबकी दिमाग खुलने वाली कि क्या कैसे होता है, कितना-कितना लोग हमको बहकाते हैं और हम बहुत आसानी से मतलब मिनट भी नहीं लगते, हमको सेकंड भी नहीं लगते उनकी बातों में बहकने में, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा पहला काम यही होगा और सब लोग तब की सरकार से नाखुश थे। ऑब्वियस है, किसी का ज़्यादा दिन तक रहेगा तो थोड़ा उसके अंदर ईगो भी आ जाता है और फिर अच्छा नहीं लगता हमें, ठीक है? यानी कि कोई भी चीज़ हो, अब हम टिकटॉकर वाले हैं, यानी कि टिकटॉकर का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई चीज़ हमको 30 सेकंड से ज़्यादा देखने की आदत नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि टिकटॉक में सिर्फ 30 सेकंड का ही वीडियो दिखाया जाता था, उसके आगे का नहीं। तो हमें बस वही आदत पड़ गई है कि बस उतना ही करना है हमको, उसके आगे का नहीं करना है। तो यहाँ पे वही था कि उनकी सरकार से वो लोग नाखुश थे, काफ़ी लंबा टाइम हो गया था। बहुत नाखुश थे। वे देवीलाल के वादे की तरफ आकर्षित हुए, यानी कि जो देवीलाल जी ने वादे दिए, तो जब पब्लिक क्या हुई कि आकर्षित हुई कि चलो अभी तक की सरकार तो कुछ की नहीं, शायद ये कर दे, बस उम्मीद रहती है एक लोगों की। इसीलिए अब चुनाव हुए तो उन्होंने लोक दल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट दिए, यानी कि जो भी लोक दल पार्टी बनाई गई थी, ये लोक दल एक पार्टी है, ठीक है, याद रखना आप। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लोक दल और उनके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट दिए। लोकदल और उसकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 पर जीत मिली। लोकदल को अकेले ही 60 सीटें मिली और उसे स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के साथ तब सिर्फ 5 सीटें हाथ लगी, ठीक है, यानी कि 5 सीटें लगी। उसके बाद क्या होता है, यानी इनके जो वादा था, इनके वादे का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि कांग्रेस के पास सिर्फ 5 ही सीटें आती हैं और इसका भी एग्जाम्पल आपके वर्तमान में है। जैसे अभी इलेक्शन हुआ था जहाँ पे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनाए गए थे, उस टाइम आप देख सकते हो कि मतलब जहाँ 300 प्लस 500 जो भी हमारी 545 सीटें होती हैं, वहाँ पे 300 प्लस अकेले तो किसकी थी? बीजेपी की थी। ठीक है, हम देखते हैं ना लोकसभा में इतने मेंबर होते हैं, राज्यसभा में इतने मेंबर होते हैं, यहाँ 300 प्लस यानी कि 399, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, लेकिन 300 प्लस सीटें बीजेपी की थी। उसके बाद आप मिला लीजिए अलग अलग लोगों में कितना कितना बांट देंगे आप, कांग्रेस में और भी कई सारी पार्टियां थी उनमें भी आप लगा लीजिए, ठीक है, यानी इतनी ज़्यादा मेजोरिटी थी। तो इसमें क्या बात की गई कि अभी यही हुआ कि जब एक टाइम था कांग्रेस बहुत अच्छी खासी स्थिति में चल रही थी, आज एक टाइम है कि कांग्रेस की ये कंडीशन है, 100 में भी नहीं आ पा रही, ठीक है। तो वही हुआ हरियाणा में भी। उसके बाद होता है कि चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया, यानी कि चुनावी नतीजे के बाद क्या हुआ कि तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने पद छोड़ दिया। लोकदल के नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना। राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का निमंत्रण दिया। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर वे मुख्यमंत्री बन गए, यानी कि 3 दिन के अंदर क्या हुआ कि वे मुख्यमंत्री बन गए। कौन? देवीलाल, क्योंकि वो पार्टी के लीडर थे, कोई उम्मीदवार नहीं थी, आप याद रखना हमेशा, ठीक है। मंत्री कौन बनता है? मुख्यमंत्री। जो भी हमारे मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो भी विधायक सांसद होते हैं,
वो चीज़ें आप जब स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए यदि होंगे तो अभी आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अदरवाइज आपकी बातें बहुत ही आपके माइंड के 4 फुट ऊपर से निकल रही होंगी, ठीक है। इसलिए प्लीज़ आप लोग बने रहिए, तभी आप लोग समझ पाएंगे ये सारे कॉन्सेप्ट। पढ़ना तो बहुत कुछ है, आप खुद से पढ़ सकते हो यार। मेरा कोई वो नहीं कि मतलब मैं किताब पढ़ूँ निकल जाऊँ, वो आप खुद से कर सकते हो। इसमें आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि हेल्प की ज़रूरत है तो समझाने की, जो इसमें लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है वो समझाने की है। अदरवाइज बुक आप सबके पास है, आप सब पढ़ सकते हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हैं और समझ भी सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसलिए मेरा कोई पर्पज़ नहीं है कि मैं किताब पढ़ के निकल जाऊं। तो आप लोग बस बने रहिए और सारी चीज़ें हमारी एक एक करके क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। राज्यपाल के द्वारा क्या किया गया है, देवीलाल जी को निमंत्रण दिया गया, आप आओ अपना पद संभालो। मुख्यमंत्री बन जाते हैं वो 3 दिन के अंदर ही। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान, खेतिहर मजदूर और छोटे व्यापारियों को बकाया ऋण को माफ कर दिया। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया। अगले चुनाव 1991 में हुए और इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने जीता और सरकार बनाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बार आजमाया जाता है, क्या करें हम, किसी के पेट में तो किसी के पेट के अंदर तो है नहीं, हाथी के दांत वही, दिखाने के कुछ और चबाने के कुछ और होते हैं। तो अब यहाँ इन्होंने भी लॉलीपॉप दिया और उस टाइम कांग्रेस की सरकार भी अच्छी तरीके से नहीं चल रही थी, तो हमें लगा चलो दे देते हैं वोट, हम शायद हो सकता है कि हमारे लिए भला करें। लेकिन इन्होंने तो बस इतना कर दिया कि खेतिहर जो भी मजदूर हैं उनके लिए। लेकिन अब एक बात और, थोड़ा कंसेप्ट यहाँ पे समझिएगा आप। क्या गवर्नमेंट जो पैसा माफ करती है, जो भी ऋण माफ करती है, वो पैसा गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा, ऑब्वियस है। जब वो पैसा गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा, वो पैसा आता कहाँ से है आपको पता होना चाहिए। जो पैसा गवर्नमेंट के पास है, हमारा ही पैसा उनके पास है, ठीक है। हम डायरेक्ट रूप से भी टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट रूप से भी टैक्स देते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हम करते हैं, हम जो भी सामान खरीदते हैं, हमारा जितना भी जीवनचर्या है, हम बिस्किट भी खरीदते हैं यदि, तो उसमें भी हमारा टैक्स लगता है, हमें पता नहीं चलता। लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसीलिए 2 टाइप्स के टैक्स होते हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हम देते हैं, ठीक है, उसको चुकाते हैं और वहाँ पे सरकार के पास जाता है और उसी से सरकार हमारा जो भी बिजली का बिल माफ़ करती है, किसानों का ऋण माफ़ करती है। क्योंकि जब इतना खर्चा होगा तो पैसा तो कहीं ना कहीं से चुकाना होगा उनको, ठीक है। जब वो पैसा चुकाएगी तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट दूसरी जगह में जाके पड़ेगा। यदि उसने सरकारों का कर्जा माफ़ किया तो समझ लो कि खाद बीज का कीमत बढ़ने वाला है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं महंगाई आने वाली है, क्योंकि जनता से ही पैसा लेके वो सारी चीज़ें करते हैं। तो किसान तो बहुत खुश हुए, लेकिन वहीं पे और लोग जो थे वो दुखी हो गए। किसान, हमको जो फ़ायदा मिला हम बहुत खुश हो गए, लेकिन आपको नहीं मिला। आप तो ऑब्वियस है, मार्केट में जाते हो, आपको जो मतलब कि यदि मैं बात करूँ, एक निरमा का जो पाउच आता है वो आपको मिल रहा था 10 रुपए में, आप जा रहे हो वो 15 रुपए में आपको मिल रहा है। आप क्या करोगे, अरे यार ये सरकार ने तो महंगाई बढ़ा के रख दी। अब सरकार को तो भैया वो जो आपके लिए माफ़ किया है उसका भरपाई करना है, उसको कहाँ से करेगी, तो उसको तो यहीं से करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। और फिर जब वो ऐसा होता है कि कुछ जनता खुश है, कुछ नाखुश है, या किसानों को, व्यापारियों को, बस क्योंकि हमारा देश ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति यहाँ पे रह रहे हैं, किसान ही रह रहे हैं या व्यापारी ही रह रहे हैं। बहुत से अलग अलग तरीके के लोग रह रहे हैं जो अपनी आजीविका के लिए अलग अलग तरह के साधन अपनाते हैं। तो यहाँ पे हम आजीविका का भी हमारा एक चैप्टर था, उसको भी हम लोग पढ़े हैं बेहतर तरीके से। तो हम एक को नहीं देख के चल सकते हैं, और चलेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि गिरना तो है ही, ठीक है। अब इनकी सरकार आती है, बहुत अच्छे, बहुत ही मतलब हमने देखा ना कि कितनी ज़्यादा मेजोरिटी थी इनके पास, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से गिर भी जाती है 1 साल के अंदर अंदर। उस सॉरी 1 साल नहीं, एक मतलब एक सप्ताह तक रहती है, 5 वर्ष तक रहती है और उसके बाद गिर जाती है। उसके बाद अब यहाँ पे आता है हमारा आगे कि इसमें क्या बात की गई है, चुनावों की ज़रूरत क्यों है। अब चुनावों की ज़रूरत क्यों है वो सारी बातें हम पढ़ेंगे ही, लेकिन इसमें ये जो लिखा हुआ है थोड़ा सा आपको इसमें वर्क करना है, क्या क्या चीज़ें हैं कि मतलब इसमें क्या लिखा गया है कि क्या आपको मालूम है आपके राज्य में विधानसभा के पिछले चुनाव कब हुए हैं, आपके इलाके में पिछले 5 वर्षों में, और कौन कौन से चुनाव हुए हैं,
इन चुनावों के स्तर राष्ट्रीय, विधानसभा, पंचायत वगैरह उनके होने का समय और उसमें आपके क्षेत्र से चुने गए व्यक्ति के पद, सांसद, विधायक, पार्षद वगैरह जो भी है को दर्ज करें। ठीक है, यानी कि आपके इलाके में चुनाव होते हैं, पंच से लेके सरपंच यानी कि पीएम तक का चुनाव जितना भी है सब कुछ आपको किस तरीके से हुआ, आपके इलाके में, आपके स्टेट में कैसे हुआ, पार्षद का हुआ, विधायक का हुआ, जो भी हुआ, जैसे जो भी बिहार के होंगे, जो भी मतलब अलग अलग जो स्टेट से हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारे इलाके में भी क्या कौन सा चुनाव हुआ, उसमें कौन विजेता हुआ, कौन नहीं हुआ। मतलब इसमें क्या बात की गई, राष्ट्रीय चुनाव भी होता है, विधानसभा का चुनाव भी होता है, पंचायत का भी चुनाव होता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चुनाव के स्तर कि किस किस तरीके से कौन कौन से स्तर में चुनाव होता है, आप लोग भी याद कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय स्तर पर होता है, विधानसभा स्तर पर होता है और पंचायत में भी चुनाव होते हैं, जो भी सरपंच पंच बनाए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे है कि चुनावों की ज़रूरत क्यों है। तो अब हम समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कि हमें चुनावों की ज़रूरत क्यों है। तब तक आपके लिए वो होमवर्क है, आप अपने से करिए, करने की कोशिश करिएगा कि क्या कैसे आप अपने स्टेट की बात करनी है, ठीक है, किसी और स्टेट की नहीं, कि हमारे स्टेट में क्या चीज़ें चल रही हैं। और उसके बाद इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैं जो भी है पढ़ के समझाऊंगी आपको, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा और फिर हम बात करेंगे कि चुनावों की अब ज़रूरत क्यों है, तो वो भी हम समझेंगे। ठीक है, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।